मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट क्लास में पीछे वाला जो अपना पार्ट था वो पूरा हो गया। उसका एक क्वेश्चन बच गया जो आपको गृह कार्य के रूप में दे दूंगी। वैसे वो पीछे वाले वीडियो में उसका उत्तर करवाया हुआ है, जो आपको मैं लास्ट में बता दूंगी क्या है। आज का जो अपना विषय चल रहा है वो चल रहा है मानव संसाधन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। एट क्लास में भी आपके आया हुआ है मानव संसाधन, ये आपके 9th में भी आ गया, ये आपके 10th में भी, यानी आगे आने वाली कक्षा में भी आपको बिल्कुल ये पार्ट मिलेगा। इसके अंदर का मैटर भी वैसे ही मिल जाएगा। तो देखिए, मानव संसाधन आज हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने पास आता है, जैसे टॉपिक को अगर हम देखें तो मानव संसाधन आपके पास आते ही आपके पास है कि मनुष्य के पास जो भी संसाधन है वो मानव संसाधन कहलाते हैं, परंतु ये मानव संसाधन नहीं कहे जाते हैं। सबसे पहले हमें जानना है संसाधन किसे कहते हैं। अगर सबसे पहले हम जाने तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन की डेफिनेशन आपको बताई भी थी मैंने, क्योंकि एक बार मैंने एक संसाधन वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आपको बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि संसाधन किसे कहते हैं कि प्रकृति से प्राप्त वे वस्तुएं। डेफिनेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ, प्रकृति से प्राप्त वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ये देखिए संसाधन की, सबसे पहले हमने मानव संसाधन को हम बाद में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम संसाधन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सीधी सी बात है कि प्रकृति जो है हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाती है, बने हुए नहीं कच्चे माल के रूप में उपलब्ध करवाती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, ये मेरे लिए संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, लिखने की आवश्यकता की पूर्ति इसने मेरे लिए की है। अब आप ये बताइए कि ये जो अपने मेरे पास मार्कर आया वो कहां से निकल कर आया, कहां से बना, तो हम कहेंगे फैक्ट्री में बना। फैक्ट्री में, या इसको बनाने के लिए मटेरियल कहां से आया, कच्चा माल कहां से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ होगा कच्चा माल, या तो कृषि से प्राप्त हुआ होगा या फिर खनन क्रियाओं से प्राप्त हुआ होगा। तो ये कृषि, ये खनन, ये क्या है, ये क्रिया प्राकृतिक है, यानी प्रकृति उपलब्ध करवाती है हमें। तो प्रकृति से ये हमें कच्चे माल के रूप में मिला पहले, फिर इसको तैयार किया गया, फिर ये बाजार में आया और बाजार से हमारे पास आया। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमें कपड़े मानते हैं आपका, फॉर एग्जाम्पल हमने वो देखा कपड़ा, ठीक है, वस्त्र की बात करते हैं अपन लोग, हम वस्त्र पहनते हैं, तो वो वस्त्र की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई कृषि से, प्राकृतिक है। कृषि से हमें क्या मिला, कच्चा माल, कच्चे माल की प्राप्ति हुई। कच्चे माल को हमने उद्योग में बेचा तो उससे वस्त्र निर्माण हुआ, और फिर वस्त्र मार्केट में आया, बाजार में आया, और फिर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसने की। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। अभी हम मानव संसाधन पर नहीं पहुंचे, हम इसी को क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम, मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के साथ क्रिया करता है। प्रकृति के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। अब आप ये कहोगे कि ये क्रिया किस तरह से करता है, तो देखिए क्रिया किस तरह से करता है। मनुष्य प्रकृति के साथ किस तरह की क्रिया करता है, मनुष्य प्रकृति से किसकी प्राप्ति करवाता है, कच्चे माल की, ठीक है। प्रकृति से हमें कच्चा माल मिलता है, फिर इस कच्चे माल को हम परिवहन के द्वारा कहाँ लेके जाते हैं, इसको हम परिवहन के द्वारा लेके जाते हैं। कच्चे माल को परिवहन के द्वारा लेके जाएंगे ना, पीठ पे लाद के तो लेके नहीं जा सकते इतने को। परिवहन के द्वारा हम कहाँ ले जाएंगे, कारखाना, यानी विनिर्माण क्षेत्र में लेके जाएंगे इसको। ये तो प्राथमिक क्षेत्र का हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र का हो गया, ठीक है। कारखाने से इस कच्चे माल का क्या होता है, तैयार होता है माल, क्या बनता है, तैयार माल बनता है। फिर वापस उस तैयार माल को हम किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से कहाँ लेके जाते हैं, बाजार में लेके जाते हैं।
ठीक है, ये बाजार तक आ गया। और बाजार से मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है? मार्केट में अगर कोई चीज बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा? पूंजी मिलेगी ना, पूंजी प्राप्त होगी उसको। तो उसको यहाँ किसकी प्राप्ति हुई? पूंजी की प्राप्ति हो गई, धन मिल गया उसको। फिर वापस वो उस धन का निवेश किसमें करेगा? कच्चे माल को खरीदने में कर देगा। तो देखिए, मनुष्य प्रकृति के साथ जो क्रिया करता है वो इस तरह से चलती है, कहीं रुकती नहीं है। अगर मनुष्य प्रकृति के साथ निरंतर क्रिया करेगा तो बदले में प्रकृति भी उसे क्या करेगी? उसका प्रतिफल देगी। वही, अगर एक किसान खेत में अनाज डालता है, भूमि के अंदर दाने डालता है, तो वो भूमि क्या करती है? उन दानों को निगल जाती है क्या? खुद खा लेती है क्या? यानी 5 बीघा खेत है, उसमें मैंने दाने डाले, बीज डाले फसल के लिए, तो भूमि ने क्या किया? प्रकृति ने क्या किया? वो खा गई क्या उसको? नहीं, उसको दुगना करके लौटाती है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया की गई और प्रकृति ने उसे प्रतिफल के रूप में दुगुना वापस दिया। ठीक है, वही बात होगी। अगर प्रकृति के साथ हम किसी प्रकार का खिलवाड़ करेंगे, मजाक करेंगे, तो हमें दुगुना लौटाएगी प्रकृति। अगर हमने पर्यावरण को प्रदूषित किया, पेड़ पौधों को अनावश्यक काटा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करे, तो प्रकृति क्या करेगी? विनाश के रूप में उसे डबल करके दुगुना करके देगी। और वही प्रकृति के सामने हमने उदार दृष्टिकोण रखा, बहुत सारे पौधे लगाए, प्रकृति के संसाधनों का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया। जैसे पानी है, पानी का दुरुपयोग नहीं किया, उसे बचा के रखा, व्यर्थ नहीं किया, तो प्रकृति हमें क्या करेगी? दुगुना देगी। ठीक है, वही बात हो गई। तो मनुष्य क्या करता है? प्रकृति के साथ क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद में ये मनुष्य और प्रकृति की जो क्रिया है वो इस तरह से चलती है, अनवरत चलती है, लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा संसाधन क्या है। वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करती है? पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब अपने पास से ये आता है मानव संसाधन क्या है। तो अगर कक्षा के अंदर होती और आपसे ये प्रश्न पूछती तो इसके सैकड़ों जवाब दे देते आप लोग। कहीं कुछ बोलता, कहीं कुछ बोलता, कहीं कुछ बोलता, मतलब जिसके दिमाग में जो आता टॉपिक को देखकर वो उसका उत्तर दे देता, क्योंकि आप लोगों के पास में ये नया करंट टॉपिक आया है, आप लोगों के लिए नया है कि मानव संसाधन क्या है। तो आप ये कहते हैं कि मनुष्य के पास जो संसाधन है वो मानव संसाधन कहलाते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये उत्तर सही होता है, क्योंकि आपने तो पहली बार इस टॉपिक को देखा है। परंतु ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये इसका उत्तर ये नहीं आएगा, इसका उत्तर दूसरा आएगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। अब हम सीधा मानव संसाधन पर चलते हैं, इसी से उठाऊंगी इसको, मानव संसाधन को देखिए इसी से उठाते हैं, यानी संसाधन से उठाते हैं। अभी मैंने आपको ये कहा कि अगर हमने प्रकृति के साथ प्रकृति को 5 बीज दिए तो प्रकृति 50 देगी, देखिए ना, यानी फायदा करेगी। चलिए मानते हैं मानव संसाधन को, कोई देश मानते हैं, कोई मान लो देश है, उस देश में जनसंख्या है। अगर देश है तो जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल होगा, सरकार होगा, सर्वोच्च शक्ति होगी। ये आपके लेवल की थोड़ी सी चीजें नहीं है, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगी। मान लो भारत देश है, और भारत देश में क्या है? जनसंख्या है 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो हमने माना 121 करोड़ जनसंख्या माना, ये हम भारत की ले रहे हैं। अब ये जो जनसंख्या है ये जनसंख्या ही रहेगी, ये भीड़ रहेगी एक तरह से, क्योंकि इस जनसंख्या ने देश के विकास में अपना क्या योगदान दिया? कुछ भी योगदान नहीं दिया, नहीं दिया। जनसंख्या है मतलब भीड़ है, 121 करोड़ लोगों की भीड़ है खाली। ये मानव संसाधन कैसे बनेगी, कब बनेगी? अब 121 करोड़ लोगों में मान लो कि जो 100 करोड़ लोग हैं, 21 करोड़ को छोड़ते हैं अपन, जो 100 करोड़ लोग हैं, ठीक है, उनकी हम मानते हैं आयु 15 से लेकर 59 वर्ष मान लेते हैं, या चलो 50 करोड़ की मान लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा। सपोज करें, अनुमान लगा रहे हैं लोग, इनकी जो आयु है वो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक है। यानी ये लोग 50 करोड़ लोग भारत में 15 से लेकर 59 वर्ष के हैं। तो ये जो जनसंख्या है वो कौन सी जनसंख्या है? श्रमशील जनसंख्या है। श्रमशील का मतलब ये युवा वर्ग में आते हैं, कार्य करने वाली जनसंख्या है 15 से लेकर 59 वर्ष। ठीक है, तो इन 50 करोड़ लोगों को अगर हमने 50 करोड़ लोग अपने पास जो श्रमशील है, इनको अगर हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य,
तकनीक या अन्य सेवा, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या है ये। अन्य सेवा में अगर निवेश किया, निवेश करना का मतलब डाल देना। मान लो 50 करोड़ लोग हैं जिनमें अपने पास ये आयु वर्ग की श्रमशील जनसंख्या है। इन 50 करोड़ लोगों को हमने शिक्षा प्रदान कर दी, उच्च शिक्षा प्राप्त हो गए इनको, इनके पास अच्छी डिग्रियां है, इनका हम लोगों ने स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी हष्टपुष्ट है, अच्छा स्वास्थ्य है, इनको नई नई तकनीक सिखा दी, नई नई चीजें सिखा दी, या फिर मान लो कोई अन्य सेवाओं में इन लोगों को डाल दिया। यानी ये 50 करोड़ लोग अपने पास ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षित हैं, बड़ी बड़ी जॉब करते हैं, इनके पास अच्छी तकनीकी है, इनका स्वास्थ्य भी अच्छा, और ये सब 50 के 50 करोड़ लोग क्या करते हैं, देश सेवा करते हैं। तो ये 50 करोड़ जो लोग है ना, जिसका हमने निवेश किया है, किसमें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तकनीक में या अन्य सेवाओं में, ये 50 करोड़ लोग क्या कहलाएंगे, मानव संसाधन कहलाएंगे। और या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मानव पूंजी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन का मतलब होता है कि जब देश की जनसंख्या को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तकनीक में या अन्य सेवाओं में उसका निवेश कर दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो देखिए ये जो 50 करोड़ लोग हैं, ये क्या करेंगे, देश के विकास स्तर को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? अब भाई जो इसमें से मान लो 10 करोड़ लोग शिक्षक है, तो शिक्षक है तो वो क्या करेंगे, शिक्षा देंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनको शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। तो शिक्षा प्रदान करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, आगे अलग अलग फील्ड में जाएंगे। स्वास्थ्य में, कई स्वास्थ्य में अपना निवेश करते हैं तो वो लोगों का क्या करेंगे, इलाज करेंगे, डॉक्टर वगैरह बनकर लोगों के स्वास्थ्य को सुधारेंगे। कोई इंजीनियर वगैरह बन जाएगा तो वो क्या करेगा, नई नई तकनीकी का विकास करेगा, बढ़िया सड़कें, बढ़िया पुल, बहुत अच्छी बिल्डिंगे, इनका मतलब इनको क्या करेगा, इन्वेंशन करेगा, निर्माण करेगा इनका। या फिर कोई अन्य तीसरी प्रकार की सेवा, कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल ली उसने, बहुराष्ट्रीय कंपनी खोल ली, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या करेगी, देश के विकास करेगी। जैसे जापान मान लो छोटा सा देश है, ठीक है, जनसंख्या भी बहुत कम है, परंतु उसने अपने लोगों को शिक्षा प्रदान करवाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका निवेश किया, नई नई तकनीकी सिखाई। तो आज उस देश में मानव पूंजी अधिक है, यानी मानव संसाधन बहुत ज्यादा है और वो विकसित देश की गिनती में आता है। तो सीधी सी बात है कि मानव संसाधन क्या है, कि जब ज्यादा लोगों को पढ़ाया जाए, उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया जाए, उनको तकनीकी ज्ञान ज्यादा प्रदान किया जाए, अन्य सेवाओं में उनको, अन्य जो फील्ड है उनमें उनका निवेश ज्यादा किया जाए, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब मानव संसाधन ही कहलाते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, देश के विकास में अपना भरपूर योगदान करेंगे। जैसे मान लो कि एक शिक्षक है, वो मानव संसाधन है, परंतु आपके घर में आपकी जो मम्मी है, अगर वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करती, बाहर जाकर कोई काम नहीं करती, तो वो मानव संसाधन नहीं कहलाएगी, वो मानव पूंजी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने देश के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दिया है, घर गृहस्थी को चलाना उनका फर्ज कर्तव्य है, वो पूरा किया है, न कि देश के विकास में अपना किसी प्रकार का कोई योगदान प्रदान किया। तो ये अंतर होता है मानव पूंजी में और जनसंख्या में। तो वो जनसंख्या है, गृहिणी स्त्री जनसंख्या है, और एक जो शिक्षिका है वो जनसंख्या ना होकर वो क्या बन गई, मानव संसाधन या मानव पूंजी कहलाती है। तो आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब आपको आगे की कक्षा में मैं आपको ये आगे पूरा करवाऊंगी। गृह कार्य के रूप में देखिए आपको प्रश्न करना है, और तो मैंने लगभग आपको प्रश्न करवा दिए थे। आपको एक प्रश्न करना है जिसका मैंने पीछे वाले वीडियो जो है उनमें इसका उत्तर दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर, गृह कार्य। पीछे वाले कंप्लीट आपको करने हैं, जो मैंने करवाए हैं वो आपको देखकर करने हैं। सार्वजनिक व संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में
अंतर्लिखित। थैंक यू।